बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की पनाह ही तलब करते होंगे और सारी दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करते होंगे। दुआ करते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ही देने वाला है, तो अल्लाह ताला के ख़जाने में कमी नहीं है, तो इतने को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब दुआ करें तो सारी दुनिया जहान के जानदारों के लिए ही दुआ करें, अल्लाह ताला करम करे। तो अब ये जो है छोटी सी बात बस ये कि अल्लाह ताला के इतने प्यारे नाम हैं और वो जो नाम बताए गए हैं उन्हीं नाम से हम पुकार सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे खुद से नाम हम क्रिएट नहीं कर सकते। जिस तरह कहा गया है, जिस तरह इल्म में मौजूद है, अल्लाह ताला को उसी नाम से पुकारना चाहिए। बाकी बहुत ये इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है, बहुत प्यारा मज़हब है, बहुत आसान मज़हब है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सख्त मज़हब भी है। उसमें ये ख़ुद से क्रिएशन ये हम नहीं कर सकते। इसके लिए जो कोई इल्म वाला है उसके साथ हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि गूगल की अगर आप बात करें तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन गूगल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑथेंटिकेशन का है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं कि वह क्या ऑथेंटिकेट भी है कि नहीं है। टीचर की ज़रूरत तो रहनी ही रहनी है। अब ये ऑनलाइन लेक्चर्स बेशक हैं, लेकिन ये भी तो आपको टीचर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना। और आपके भी कमेंट्स के हवाले से ऑप्शन दी गई है कि क्वेश्चन है आप पूछ लिया जाए, तो टीचर के बगैर कभी भी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। ये नहीं है कि जी आप सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें नॉलेज पुट कर दें और सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम जो है या कोई भी सिस्टम जो है आपको इन्फॉर्मेशन देता रहे। तो ऑथेंटिकेशन के लिए जो पर्सन जो है उसके साथ कांटेक्ट ज़रूरी है, जिसके पास इल्म मौजूद है, कोई ना कोई आपके पास ये लिंक जो है वो रिक्वायर ही है। तो उसमें जो है अल्लाह ताला के जो नाम बताए गए हैं उन्हीं नाम से हम पुकार सकते हैं, ख़ुद से नाम हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये बहुत सादे से अल्फाज हैं और बहुत सख्त अल्फाज भी हैं, और उसमें बाकी तो इल्म बहुत ज़्यादा, तो अपना इस तरह ही करके ताकि अपने लेक्चर की तरफ ही रहें। बाकी जो है आप जो है जो मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आलिम भी मौजूद हैं हमारे पास। जो अगर हमें कोई किसी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट हो जाती है तो किस तरीके से हम उसके पीछे पड़ते हैं। एक मोबाइल ही अगर ख़रीदना हो, अल्लाह ना करे मोबाइल को इतनी कोई पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो फ़ायदा, अदरवाइज़ तो ये टेक्नोलॉजी यही सत्यानाश ही है। तो उसमें जब एक मोबाइल लेना तो कितना नॉलेज आप लेते हैं, ये है जी, ये है प्रॉपर्टी उसकी देखते हैं, करेक्टर्स देखते हैं, कितने बंदों को यार मेरे साथ चल, कितने चक्कर लगा रहे हैं, मोबाइल ख़रीद नहीं रहे। एक मोबाइल ही ख़रीदना है तो 10 चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी किसको लेके जाते हैं, उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ चलना है तो अल्लाह ताला का रास्ता हम मालूम नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला का रास्ता कौन सा है। वैसे दुनिया की हर चीज़ के लिए नॉलेज ले लें, कितनी हम मुसीबत डाली होती है अपने को। दो दुनिया का तो हासिल भी कुछ नहीं, जो दुनिया की चीज़ें लेंगे उसका तो कोई कब्र में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। उधर इतना नॉलेज कट करते हैं तो अल्लाह के लिए क्या हमें पता नहीं कि नमाज़ पढ़नी कि नहीं पढ़नी, अल्लाह का रास्ता कौन सा है, अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका कौन सा है, ये हम मालूम नहीं करते और कहते हैं बस ये ठीक है जो हमारे माइंड में जो आता है वही कर लें। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अल्लाह ताला करम करे, अपनी बात जो है वो तो ज़ाहिर बातें आ जाती हैं अल्लाह के करम से, लेकिन अपने टॉपिक की तरफ हम रहते हैं। तो ये हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और इसके MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये MCQs के बाद जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और लाजमी अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके की तरफ चलें। इल्म का रास्ता जो है वो अल्लाह ताला की तरफ ही लेके जाता है। तो इल्म आप आलिम हों या इल्म की तरफ चलने वाले हों, स्टूडेंट बने रहें, और फिर आखिर में एक आयत है कि जो टीचर जो हैं आप उनके साथ आपका ताल्लुक़ हो, आलिमों के साथ आपका ताल्लुक़ हो। तो अल्लाह ताला बस किसी न किसी तरीके से हमने सीधे रास्ते पे रहना है। अल्लाह ताला हम पे अपना ख़ास करम करे। MCQs जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सुन, ये चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। अब इसमें डेटाबेस से रिलेटेड पहला चैप्टर क्या था, डेटा बेसिक्स। अब ये चैप्टर क्या है, डेटा बेसिस। डेटा बेसिस वो था डेटा बेसिक्स, डेटा की बुनियादी बातें। और इस चैप्टर में क्या है, डेटा बेस के बेसिक कंसेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके MCQs जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम जहन में रखें। तो इसके MCQs जो है वो हम जो देख रहे हैं, ये
नेक्स्ट MCQ हमने देखना है, SQL इज़ यूज्ड फॉर। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? इज़ यूज्ड फॉर डाटा मैनिपुलेशन, डाटा डेफिनेशन, डाटा डिलीशन या ऑल ऑफ दीज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस हम यूज़ करें, डेटाबेस का टूल यूज़ करें, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो वो ये जो हम लैंग्वेज SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो ये डेटाबेस को ही मैनिपुलेट करने के लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। चाहे कोई भी टूल इस्तेमाल करें, एक्सेस इस्तेमाल करें, हम ओरेकल सर्वर इस्तेमाल करें, SQL सर्वर इस्तेमाल करें, ठीक है, और भी डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ करें, तो उसके बैकग्राउंड में एक लैंग्वेज जो है वो भी यूज़ की जाती है, उसको SQL कहा जाता है। ईजी टू, इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज है, बड़ी आसान लैंग्वेज है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस उसकी ऑप्शंस जो हैं, क्लॉसेज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कमांड्स के, ठीक है। अब एक मेन पार्ट होता है, फिर उसके साथ ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो उसकी स्टेटमेंट जो है, कमांड जो हम टाइप करते हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर्ड विद एनी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो SQL किस लिए इस्तेमाल की जाती है? डाटा मैनिपुलेशन के लिए, डाटा डेफिनेशन के लिए, ऑल ऑफ दीज, तो इस सारे कामों के लिए ही SQL इस्तेमाल की जाती है। SQL इज़ यूज फॉर डाटा मैनिपुलेशन भी, डाटा डेफिनेशन भी, डाटा डिलीशन भी। फॉलोइंग इज क्रिएटेड टू कीप द डाटा सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूज़र। फॉलोइंग कौन से आप टॉपिक, टर्म इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं in order to keep the data safe and secure from unauthorized illegal users? क्या हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि सिर्फ ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज यूज़र्स जो है, लीगल पर्सन यूज़र जो है, वही डाटा को इस्तेमाल कर सकें, अनऑथराइज यूज़र की एक्सेस जो है रोकी जा सके। तो उसके लिए कौन सा ये टर्म, टॉपिक, ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं? क्या ये सिक्योरिटी, टेबल, लॉक या व्यू, क्या आप क्रिएट करते हैं ताकि सिर्फ ऑथराइज पर्सन आर एबल टू एक्सेस दी डाटा? तो ये हमें पता है, सिक्योरिटी है, टेबल है, लॉक है, व्यू है, तो व्यू इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर होगा, डी ऑप्शन। व्यूज़ आर यूज टू, व्यू किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इन ऑर्डर टू हाइड SQL स्टेटमेंट्स, इसके लिए व्यू हम इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू हाइड रोज, इन ऑर्डर टू हाइड कॉलम्स, और ऑल ऑफ दीज व्यू हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। क्योंकि व्यू जो है वो जो टेबल जो है, क्योंकि हमने बात ये की थी कि डाटा जो है कहाँ पे स्टोर होता है, टेबल में, जो रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन है। जब हम व्यू क्रिएट करते हैं तो ये भी हो सकता है कि जितने टेबल में कॉलम्स हैं उससे कम कॉलम्स को हम व्यू क्रिएट करने में इस्तेमाल कर लें। जितनी रोज़ हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो क्राइटेरिया की बेस पर स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ही व्यू क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है, अब यूज़र को राइट्स हमने व्यू के दे दिए, तो अब इससे क्या हुआ कि जो असल डाटा जो टेबल में स्टोर हुआ है वो तो यूज़र एक्सेस नहीं ना कर पा रहा, वो तो इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ व्यू डाटा जो टेबल में मौजूद है इसको एक्सेस किया जा रहा है। तो मेन टेबल का डाटा तो हमने उसको प्रोटेक्ट ही कर लिया ना। अब अगर कॉलम्स व्यू के अंदर हम 5 कॉलम्स देख रहे हैं तो टेबल में हो सकता है 15 कॉलम्स हो, तो हमने वो जो रिमेनिंग कॉलम्स या रिमेनिंग रोज़ या रिकॉर्ड्स हैं वो तो हम उसको एक्सेस नहीं ना कर सकते। जो एक्सेस नहीं कर सकते तो एक किस्म का क्या हुआ, हाइड ही हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन को आप टिक रखें। व्यूज़ आर ऑल्सो कॉल्ड, व्यू को क्या कहा जाता है मज़ीद? सिंपल टेबल्स, एक्चुअल टेबल्स, एडवांस टेबल्स या वर्चुअल टेबल्स, ठीक है। तो आपको यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने ऑब्जेक्ट्स जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन, मैनेज और एक्सेस द डेटाबेस, 4 ऑब्जेक्ट हमारे सिलेबस में शामिल हैं, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट। तो व्यू जो है ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इस जितना हमारे सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें ये व्यू हम एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे ये बनता है ये हम नहीं करेंगे।
लेकिन अब व्यू जो है वो भी टेबल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको एक्सेस करने का एक वे है। तो अब व्यू को जब हम यूज़ करेंगे तो यूज़र जो है वो तो क्लिक ही कर रहा है। डाटाबेस में नॉर्मली हम पॉइंट एंड क्लिक मेथड से ही अपने डाटाबेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम देखेंगे डिफरेंट बटन्स हैं, डिफरेंट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में फंक्शनलिटी जो है हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब व्यू जो है उसमें डाटा तो नहीं होता, डाटा कहाँ पे होता है? टेबल के अंदर। तो ये क्या है, व्यू जो है ये एक वर्चुअल टेबल है, यानी एक हमें, क्योंकि डाटाबेस को नॉर्मली जब यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादातर डाटा जब आप एंटर करते हैं वो भी नॉर्मली ज़्यादातर टेबल की फॉर्म में होता है, रोज़ और कॉलम के फॉर्म में ही डाटा को एंटर किया जा रहा होता है। और जो डाटा जब आप गेट करते हैं तो वो भी टेबल की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में ही डाटा आप गेट कर रहे होते हैं, डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा होता है। अब डाटा जो है वो तो असल में टेबल में ही है, लेकिन जब आप व्यू यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम टेबल को ही एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अब वो टेबल जो है वो असल टेबल नहीं है, वो तो एक वर्चुअल टेबल है। हमें ऐसे लगता है कि वो टेबल है, लेकिन असल में टेबल तो एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये एक वर्चुअल टेबल का हमें फीचर ये प्रोवाइड करता है, इफेक्ट देता है व्यू जब हम यूज़ करते हैं। तो व्यूज़ को सिंबल टेबल नहीं, एक्चुअल टेबल नहीं, एडवांस टेबल नहीं, बल्कि वर्चुअल टेबल्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन वर्चुअल टेबल्स कहा जाता है। टू क्रिएट व्यू, अगर हमने व्यू क्रिएट करना है तो कौन सी हम फॉलोइंग कमांड इस्तेमाल करते हैं? इज़ यूज्ड टू क्रिएट व्यू। फॉलोइंग कमांड इज़ यूज्ड, क्या जी? क्रिएट की कमांड इस्तेमाल करते हैं व्यू क्रिएट करने के लिए, फॉर्म की कमांड इस्तेमाल करते हैं व्यू क्रिएट करने के लिए, या अनेबल की कमांड इस्तेमाल करते हैं, या मेक की कमांड इस्तेमाल करते हैं। कौन सी कमांड हम इस्तेमाल करते हैं व्यू क्रिएट करने के लिए? क्रिएट की, फॉर्म की, अनेबल की या मेक की? तो हमारे पास ए ऑप्शन है, हम क्रिएट की कमांड इस्तेमाल करते हैं व्यू क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, व्यू स्टोर्ड इन। व्यू जो है ये एक ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है? टेबल में स्टोर किया जाता है, रो में स्टोर किया जाता है, डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, या की में स्टोर किया जाता है। तो डाटाबेस जो हम पढ़ेंगे उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ हमारे सिलेबस में टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये 2 ऑब्जेक्ट चैप्टर 6 में हैं और 2 ऑब्जेक्ट चैप्टर 7 में हैं। तो व्यू भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं डाटाबेस में स्टोर किए जाते हैं। तो व्यू जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो किस में स्टोर किया जाता है? टेबल में, रो में, डाटाबेस में या की में। तो व्यू जो है वो डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डाटाबेस। फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ए व्यू, ठीक है। अब ये ऑप्शन स्लाइड से चेंज के साथ इस तरह हो भी जाता है। फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है टू व्यू क्रिएट करने के लिए: मेक व्यू, बिल्ड व्यू, सेलेक्ट व्यू या क्रिएट व्यू। कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? एसक्यूएल स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है व्यू को क्रिएट करने के लिए। मेक व्यू की कमांड से व्यू क्रिएट होता है, बिल्ड व्यू की कमांड से व्यू क्रिएट होता है, सेलेक्ट व्यू की कमांड से व्यू क्रिएट होता है, या क्रिएट व्यू की कमांड से व्यू क्रिएट होता है। तो इसकी ऑप्शन क्या है? इसकी ऑप्शन डी ऑप्शन, क्रिएट व्यू की मदद से एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्रिएट व्यू की स्टेटमेंट से हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने जिस तो हमारे सिलेबस में शामिल है उसमें जिस तरह सी लैंग्वेज में आप टाइप करते थे स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है। हम ये क्लिक मेथड से ऑप्शन को क्लिक करके, कोई बटन को क्लिक करके ही हम जो है अपने ये डाटाबेस की सारी वर्किंग कर लेंगे। इजी टू यूज़ है, जब आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से हम ये इस्तेमाल कर सकेंगे। डी ऑप्शन है इसकी, एसक्यूएल स्टेटमेंट हम जो इस्तेमाल करते हैं व्यू को क्रिएट करने के लिए, वो क्रिएट व्यू ऑप्शन, डी ऑप्शन। वर्चुअल टेबल डैट इज़ मेड फ्रॉम अदर टेबल्स इज़ कॉल्ड। एक वर्चुअल टेबल जो किसी भी टेबल से हम बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं? रिलेशन, रो, टेबल या व्यू, ठीक है। हमने बात ये की है कि आपको ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होती है वो हमारा आंसर होता है। वर्चुअल टेबल डैट इज़ मेड फ्रॉम अदर टेबल, इसको क्या कहा जाता है?
रिलेशन कहा जाता है, रो कहा जाता है, टेबल कहा जाता है या व्यू कहा जाता है। तो हमें वर्चुअल टेबल को क्या कहा जाता है, व्यू कहा जाता है। तो डी ऑप्शन ये हमें क्लियर है। तो एमसीक्यूज़ पे लाजमी तवज्जो करें, और जो भी हमारे पास अगर लाइफ के वाले से, कुछ एजुकेशन के वाले से अभी कोई क्राइसिस अगर चल रहा होता है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा जो एमसीक्यूज़ पे भी तवज्जो करनी है। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो है कंपटीशन वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है, और हमें हमेशा जो है प्रिपेयर ही अपने आप को रखना होता है, चाहे दुनियावी कोई बात हो या दीनी बात हो। तो उसमें भी हमें तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि हर वक्त जो है हम रेडी रहें, उसके हवाले से हम अमल करते रहें। तो अगर पढ़ाई की अगर बात, दुनियावी तालीम की बात करते हैं, उसका मतलब क्या है कि हर वक्त जो है आप रेडी ही रहें, और उसमें टाइम ज़ाया करने वाली बात ना तो दुनियावी तौर पर बेहतर होती है और ना ही दीनी तौर पर बेहतर होती है। तो जो आपको ये लेक्चर जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसको पूरे अटेंटिव, जिस तरीके से आप क्लास में, नॉर्मल क्लास में बैठते हैं, एजुकेशन एक आपको इल्म दिया जा रहा है, तो इल्म का रास्ता जो है वो क्या अल्लाह का रास्ता, जन्नत का रास्ता है। तो आप जो है इसको, ये भी आप माँ बाप की खुशनुदी के लिए, टीचर को खुश करने के लिए, माँ बाप को खुश करने के लिए, अपनी ही दुनियावी बेहतरी के लिए, ताकि हम दीन के में अच्छी तरीके से आगे फर्दर भी मूव कर सकें। तो इस पे आप लेक्चर्स पे पूरी तरह तवज्जो करें। एमसीक्यू जो हैं उसको स्किप नहीं कर देना कि एमसीक्यू ही है तो हम ये कर लेंगे, ऑप्शन क्लियर होगा, नहीं। ज़रा सा भी अगर माइंड में आपको कोई बात क्लियर ना हो, सोचना पड़े, तो फ़ौरन उस एमसीक्यू को टिक कर लें और रिवीजन में उस एमसीक्यू को शामिल करें। तो वर्चुअल टेबल दैट इज़ मेड फ्रॉम अदर टेबल, इसको क्या कहा जाता है, व्यू कहा जाता है। फॉलोइंग हेल्प्स द डेटाबेस सिस्टम टू रन स्मूथ एंड फास्ट। ये फॉलोइंग कौन सी टर्म जो है, टॉपिक इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक द डेटाबेस सिस्टम रन स्मूथ एंड फास्ट। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेबल या इंडेक्स। ठीक है, तो हमने बात ये की है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस होती भी हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होता है। तो कंप्यूटर जो है, ठीक है, अगर जनरल कहें जी कंप्यूटर भी होता ही है, सॉफ्टवेयर भी होता ही है। अब टेबल जो है डेटाबेस की टर्म है, सर डाटा जो है वो टेबल में ही स्टोर होता है, तो फिर टेबल की मदद से ही सिस्टम को जो है हम स्मूथली या फास्टली इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो उसका आंसर हमारे पास क्या है, इंडेक्स। जिस तरीके से बुक के आखिर में इंडेक्स होता है, जिससे हम टॉपिक असेंडिंग वाइज, डिसेंडिंग वाइज नॉर्मली अल्फ़ाबेटिकली देख रहे होते हैं, उसके आगे पेज नंबर भी होता है, तो उस टॉपिक तक हम डायरेक्टली उस पेज नंबर जो लिखा होता है वो पेज नंबर पिक करके डायरेक्टली उस पेज पर हम मूव करते हैं, तो टॉपिक हमें स्पीडीली मिल जाता है। तो डेटाबेस के अंदर भी ये टर्म इंडेक्स ही इसको कहा जाता है, जिससे डेटाबेस सिस्टम में जो डाटा, जो रिक्वायर्ड डाटा है, वो हम जल्दी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस सिस्टम में इंडेक्स का टॉपिक है, इन ऑर्डर टू मेक डेटाबेस सिस्टम रन स्मूथ एंड फास्ट। डी ऑप्शन हमारे पास सही इसका आंसर है। ए की इज़, ठीक है, की जो है वो क्या है जी, ए यूनिक फील्ड दैट आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड। एक यूनिक फील्ड है जो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड इन अ टेबल, टेबल जो मुख्तलिफ कॉलम, मुख्तलिफ फील्ड्स और रोज़ का कम्बिनेशन है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है, कॉलम है, उसको की कहा जाता है। द फर्स्ट फील्ड ऑफ अ टेबल जो है, जो टेबल में मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, कि पहली फील्ड को की कहा जाता है, या लास्ट फील्ड ऑफ अ टेबल है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है ये ऑप्शन यूनिक फील्ड। यूनिक फील्ड जिसके अंदर डाटा जो है सेपरेट है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि उसी को हम यूज़ करेंगे ना, तो फिर रिकॉर्ड को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। एग्जैक्टली जो रिकॉर्ड रिक्वायर है उसी को आप एक्सेस कर सकते हैं, वहीं तक हम रीच कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। एक ही रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव किया जाएगा, एक ही रिकॉर्ड रिटर्न किया जाएगा। तो हमारे पास क्या है जी, यूनिक फील्ड। यूनिक फील्ड, अब नॉर्मली यूनिक फील्ड इंपॉर्टेंट भी होती है, लेकिन फिर भी तवज्जो जो है वो हमने यूनिक फील्ड पे ही करना है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट भी होता है। एज़ फार एज़ दी डाटा जो मुख्तलिफ फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है, उसको अगर आप कंसर्न रखते हैं तो फिर भी वो हमारे पास मेन फील्ड ही होती है, लेकिन फिर भी यूनिक फील्ड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा। फॉलोइंग इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन जो है उसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं,
तो कौन सी फॉलोइंग टर्म इस्तेमाल की जाती है इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स ऑफ ए रिलेशन और टेबल। तो एक रिकॉर्ड को आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है तो फिर कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? सेकेंडरी की इस्तेमाल की जाती है, फॉरेन की इस्तेमाल की जाती है, सॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है या प्राइमरी की इस्तेमाल की जाती है। तो अब स्टूडेंट इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइप ऑफ कीज़ हैं वो उसका सारे कीज़ की टाइप्स का अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो आप ये आंसर इसका प्रॉपर्ली गेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें सेकेंडरी की का पता होना चाहिए, फॉरेन की का पता होना चाहिए, सॉर्ट की का पता होना चाहिए, प्राइमरी की का पता होना चाहिए। तो फिर जो है इसका आंसर हम आसानी से गेट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग कौन सी की है जो हमें रिक्वायर है, हम यूज़ करते हैं, उस कॉलम को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिफरेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ए रिलेशन। तो वो हमारे पास क्या है, उसको कहते हैं प्राइमरी की। डी ऑप्शन प्राइमरी की जो है नॉर्मली वही रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस कॉलम को या कम्बिने एक कॉलम हो जाए या एक से ज़्यादा कॉलम्स हो जाए, उसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिकॉर्ड्स। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जी सुपर की, अब ये देख लें, ये हमारे पास बोर्ड का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब सुपर की टर्म जो है वो बुक में इस तरह डायरेक्ट टर्म यूज़ नहीं की गई, नहीं प्रोवाइड की गई, तो इसलिए जो है अब ये ऐसा हो जाता है। अब ज़ाहिर है इसको हमें देखना पड़ता है और कई दफ़ा फिर हमें जो टॉपिक जो हमने पढ़े होते हैं उससे जो कंसेप्ट जो है, जो हमें कंसेप्ट मिलता है उसको यूज़ करके फिर किसी MCQ का आंसर जो है हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस तरह बोर्ड में हो भी जाता है। अब सुपर की विदाउट एनी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, इसको क्या कहते हैं? कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सॉर्ट की, सुपर की। सुपर का मतलब क्या होगा? सुपर अगर पर्सन कहते हैं कि बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत ही इसमें सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर तो हम डाटा की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, और इसमें वो कह रहा है कि जी कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी नहीं है, बस एक एट्रीब्यूट है, मेन एट्रीब्यूट है, तो जिसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी शामिल नहीं है। इसमें हमने वो पढ़ा हुआ है ना कि कंपोजिट की, तो वो ज़ाहिर की तो ऑप्शन में है भी नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पे जो हमारे पास जो मेन की है, सुपर की, मेन की, जो हम डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो आपके पास जो टॉपिक हमने पढ़े हुए चैप्टर 2 में, उससे जो हमें कंसेप्ट्स मिले, और कंसेप्ट गेट करके ही हम इसका आंसर हमें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सुपर की, मेन की हमारे पास कौन सी बनती है? प्राइमरी की ही मेन है। तो अब ये आपको कंसेप्ट से ही इसका आंसर जो है वो आप गेट करेंगे। इस ऑप्शन को, इस MCQ को लाजमी आप टिक करें। तो ये इसका आंसर हमारे पास बी ऑप्शन प्राइमरी की इसका सही आंसर है। ए टेबल मस्ट हैव ए, ये बोर्ड का क्वेश्चन आ रहा है कि टेबल में जो है लाजमी शामिल होगा क्या? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कंपोजिट की या सॉर्ट की। अब फिर वो ये टाइप ऑफ कीज़ के टॉपिक तक हम पहुंच गए MCQs के हवाले से। और अब आप ये यूनिक के नोट्स हैं, इसमें तो आपके पास ये भी एडवांटेज मौजूद है कि आपके पास सारे टॉपिक जो हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं या MCQs हैं, वो आपको टॉपिक वाइज ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं, तो वह आपको ये कंप्यूटर के हवाले से आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि जी इस टॉपिक से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, या MCQs कौन से हैं, क्योंकि जो भी MCQs हैं वो टॉपिक वाइज ही आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यानी अगर टाइप ऑफ कीज़ की बात करें तो उसके नीचे जो MCQs हैं वो टाइप ऑफ कीज़ के टॉपिक के अंडर ही आपको सारे MCQs प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब टेबल में क्या चीज़ मौजूद होती है लाजमी? जो इसमें प्राइमरी की होगी, सेकेंडरी की होगी, कंपोजिट की होगी या सॉर्ट की होगी। तो हमने बात ये की है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ही आपने सेलेक्ट करना होता है। तो अब उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास आंसर क्या मौजूद है? प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की ही
हमारे टेबल में लाजमी होनी चाहिए। बाकी भी कीज़ ज़ाहिर है कि वो भी ज़रूरी हैं, वो भी हो सकती हैं, लेकिन अब हो सकता है कि कोई और टाइप ऑफ की जो है वो मौजूद ना हो, तो टेबल तो फिर भी होगा ना। अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्राइमरी की जो है, जो मेन की है, जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है हम क्या चाहते हैं, जब हम अगर गूगल पे भी कोई सर्च कर रहे होते हैं टॉपिक, तो हम क्या चाहते हैं, ठीक है, सब वो सर्च इंजन जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड करती है रिलेटेड टॉपिक जो जिस वेबसाइट पे मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अब उसमें तो ये भी कहा गया, जो आगे ही आप देखेंगे कोई सर्चिंग टेक्निक्स जो है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ेंगे, बैचलर में पढ़ेंगे या आगे एमफिल में आप पढ़ेंगे, तो उसमें वो अगर आपको एक लिस्ट, जब कोई टॉपिक आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको जो लिस्ट वो प्रोवाइड करता है, जिसमें एक पेज में अगर वो 10 वेबसाइट के नाम दे रहा है, तो इस तरीके से वो 10 पेज प्रोवाइड कर दिए, तो 100 अगर लिंक्स वो प्रोवाइड कर भी रहा है, तो आप खुद ही ज़रा गौर करें कि जब गूगल पे हम कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो एक पेज पर अगर 10 लिंक्स हैं, तो आप कभी 10वें पेज पर 10th पेज पे गए होते हैं? आप तो या तो पहले पेज पे किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं या दूसरे पेज पे लिंक पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आगे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे बैचलर में एंड पे, डेटाबेस के एडवांस में या एमफिल में हम पढ़ेंगे, तो इतने ज़्यादा लिस्ट में इतने ज़्यादा वेबसाइट के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए, इससे आपका फ़ायदा कभी हुआ है कि आप क्या 10वें पेज पर कि जो 100 लिंक है उसको आपने क्लिक करके बैठे हुए हैं? आप तो पहले पेज पे किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं या दूसरे पेज पे किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो हमने टॉपिक सर्च किया है वो टॉपिक का बस हमें मिल जाए। अब इतने ज़्यादा लिंक्स प्रोवाइड करके उसमें से हम देखते रहें कि हमारा कंसर्न टॉपिक जो है कौन से लिंक वेबसाइट पे मौजूद है, तो ये भी तो एक काम है ना। तो हमें बस 100 पेजों को लिंक दे, क्या बेटर नहीं है कि 10-15 पेज के वो लिंक दे दे, उसमें से हम देख लें? बेटर तो ये है कि टॉपिक लिंक एग्जैक्ट वो एक पेज का लिंक आए, लेकिन ज़ाहिर है ये ज़रा मुश्किल होता है। तो अब इसी तरीके से टेबल जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स का कम्बिनेशन है, हम क्या चाहते हैं कि जो हमें रिकॉर्ड चाहिए बस वो हमें मिल जाए। अब आपको वो अगर 100 रिकॉर्ड देता है, सपोज़ अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, उसमें से 100 रिकॉर्ड रिटर्न करता है, उसमें से भी अपना रिकॉर्ड गेट करना है, तो 100 में से मज़ीद आपको फ़िल्टर तो करना पड़ा ना, देखना पड़ा। तो ये बेटर टेक्निक ये नहीं कि जो डाटा या रिकॉर्ड रिक्वायर है हमें बस वो एक ही मिल जाए, लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड में हमारी सर्चिंग टेक्निक्स जो हैं ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये बातें आगे आप सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, मे बी ये अभी फ़िलहाल तो ये एमफिल का ही ये सब्जेक्ट है। ए टेबल मस्ट हैव, अब इसमें कौन सी की जो है वो प्राइमरी की जो है, यही वो मेन की है, मेन कॉलम है, जिससे जब अब इसको हम यूज़ करते हैं तो अब कितने रिकॉर्ड वो रिटर्न करता है? सिंगल रिकॉर्ड, क्योंकि आप जो उसमें क्राइटेरिया में आप प्राइमरी की को स्पेसिफाई करें। सपोज अगर स्टूडेंट के टेबल के हवाले से आप रोल नंबर को आपने स्पेसिफाई किया, तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर तो डिफरेंट है ना, तो कितने रिकॉर्ड उसे रिटर्न करना है? एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर तो डिफरेंट ही होता है ना। तो बजाय इसके अगर हम नेम को हम सर्च करने की क्राइटेरिया में इस्तेमाल करें फील्ड को, तो उसमें भी ठीक है, एक कॉलेज में, एक एकेडमी में, इंस्टीट्यूट में एक नाम के, ये तो नहीं ना आप कहेंगे कि एक नाम के लाख जो है 1 लाख जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इसका तो चांस नहीं ना। लेकिन फिर भी फ़िल्टर तो हो ही जाता है, फ़ायदा तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी की बात करेंगे तो उसके रिटर्न में वो कितने रिकॉर्ड रिटर्न करेगा? एक ही। तो बस ठीक है, वही हमारा कंसर्न था। तो इस हवाले से ये जो MCQ है, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास आंसर क्या है? प्राइमरी की। तो उसमें प्राइमरी की होनी चाहिए। एवरी रिलेशन मस्ट हैव ए, अब ये वही बात 2019 बोर्ड का MCQ रिलेशन या उसको टेबल कहते हैं, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? अब वो वैसे ही देख लें कि 16 में आया, उसमें टेबल का वर्ड इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे रिलेशन का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो यही बातें जो हैं ये बोर्ड के MCQs में और यही फिर आपके एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप MCQs को अगर याद कर रहे हैं, मेमोरी में रख रहे हैं, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर MCQ जिस तरह का मर्ज़ी आ जाए। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन की अगर वर्डिंग अगर वो चेंज कर भी देता है तो हमारे पास जो है वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एवरी रिलेशन मस्ट हैव, इसमें क्या होगा? प्राइमरी की लाजमी है, वो होना चाहिए, प्राइमरी की होगी, कैंडिडेट की होगी, सेकेंडरी की होगी या म्यूचुअली की होगी, तो इसका आंसर भी हमारे पास जो है
वो प्राइमरी की ही होनी चाहिए। ए ऑप्शन। फॉलोइंग डिस्क्राइब्स दी प्राइमरी की। अब फॉलोइंग जो है वो प्राइमरी की को डिस्क्राइब कर रही होती है टर्म, क्या जी, कि ये यूनिक होनी चाहिए। इट हेल्प्स इन इंडेक्सिंग। इंडेक्स जो है टॉपिक, ये टॉपिक तक सिस्टम को स्मूथली या फास्टली यूज़ करने की टर्म है। इट हेल्प्स इन इंडेक्सिंग। सॉर्टिंग कैन बी फास्टर, या ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है। प्राइमरी की मदद से ये सारी जो फीचर्स जो हैं, ये फैसिलिटीज़ हमें अवेल हम कर सकते हैं, हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की यही सूटेबल एग्जांपल है, क्या जी, फॉलोइंग। नेम, ये सूटेबल है प्राइमरी की के लिए, या बर्थ डेट ये सूटेबल है, एड्रेस सूटेबल है, या NIC ये जो है ये अप्रोप्रिएट है। तो इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन यही है, क्योंकि बाकी जो नाम सेम हो सकते हैं ना, नेम सेम हो सकता है, बर्थ डेट डेफिनेटली किसी की सेम हो सकती है, एड्रेस सेम हो सकता है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ही मौजूद है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्राइमरी की हो सकती है, फिर वही है लास्ट नेम, सैलरी, कस्टमर ID या रीजन। तो कस्टमर ID ये यूनिक जो है करेक्टरिस्टिक है, तो कस्टमर ID ही प्रॉपर हमारी प्राइमरी की है। सी ऑप्शन। हाँ, मैंने प्राइमरी की जी, मैंने आपको कहा है कि MCQ में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जी एक टेबल में रिलेशन में कितनी प्राइमरी कीज़ होती हैं, तो एक ही होती हैं, एटलीस्ट 2, ओनली 1, नो लिमिट मोर देन 1, तो एक ही होती है। बी ऑप्शन, ओनली 1। ए नॉन यूनिक फील्ड, उसको क्या कहा जाता है, जो फील्ड यूनिक नहीं है उसको प्राइमरी की कहा जाता है, कैंडिडेट की कहा जाता है, ऑर्डिनेट की कहा जाता है, या सेकेंडरी की कहा जाता है। डी ऑप्शन, सेकेंडरी की कहा जाता है। ठीक है, ये आखिरी। इन दी प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन यूनिक फील्ड, वन की इज़ कॉल्ड प्राइमरी की, कि अगर एक से ज़्यादा फील्ड ऐसी हैं जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक जो डाटा जो है वो यूनिक है, तो एक की को तो हमने प्राइमरी की कह दिया, तो अदर को बाकी जो फील्ड्स हैं उसको क्या कहा जाता है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अनेबल की, या सेकेंडरी की। तो ये इसको कैंडिडेट की, क्योंकि प्राइमरी की बना दी तो अब तो वैसे वह कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा की जो प्राइमरी की बनाया जा सकता है उसको कैंडिडेट की कहा जाता है। एक जो की अब प्राइमरी की बना दी, बाकी तो कैंडिडेट्स की नहीं है, वो ऑल्टरनेट कीज़ हो जाएंगी, लेकिन ये है कि इस टर्म के हवाले से उसको कैंडिडेट की कहा जाएगा। यहाँ पे इसको आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी कुछ थोड़े से MCQs रह गए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके फिर अपने चैप्टर नंबर जो 3 है उसको कंटिन्यू कर लेंगे अगले लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।